चलिए अगले मॉड्यूल पर आते हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे क्या, पढ़ाई संबंधी गलतियाँ। तो पढ़ाई संबंधी जो गलतियाँ हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना ही अजीब लगता है, क्योंकि पढ़ाई संबंधी गलती इतनी गलतियाँ जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि देखो मैं जो डिस्कस करूँगा गलतियाँ, वो किस हिसाब से आपकी गलती है ये कैसे समझ में आएगा। तो मैंने MIT में जो पढ़ाई संबंधी गलतियाँ हैं जिस पर बहुत विशेष फोकस कर रहा है MIT, उस पर मैंने ध्यान दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो बातें कही उस पर मैंने ध्यान दिया है, और उसके अलावा मेरा जो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इस पर मैंने ध्यान दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई संबंधी गलतियों को इस तरीके से बांटा है। तो उसको बड़े आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, आप 100% जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको आपको पढ़ाई को 50% पर ले आएगा। इतनी बड़ी ये गलतियाँ हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे आदत के रूप में भी बन जाती हैं और बहुत तकलीफ देती हैं। तो सबसे पहले हमने 3 भागों में इसको बांटा। पहली जो गलती है वो पढ़ाई संबंधी गलतियाँ, दूसरी जो गलती है परीक्षा संबंधी गलतियाँ, तीसरा जो गलती है वह अन्य गलतियाँ। तो पहले जो गलती है पढ़ाई संबंधी गलती, इसी को देखेंगे। तो पहली जो गलती है वो है बिना उद्देश्य की पढ़ाई। मैं मॉड्यूल 1 पे बार बार मैंने आपको समझाया कि पहले उद्देश्य स्पष्ट कीजिए तभी आप पढ़ाई कीजिए। बिना उद्देश्य के पढ़ना कोई उसकी अर्थवत्ता नहीं है, कोई इसका लाभ नहीं है, ठीक है। इसका उपाय क्या है, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट तौर पर क्लियर कीजिए कि मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने से मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मेरे से ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा इस टॉपिक से संबंधित। ये आपको बार बार अपने दिमाग में रखना है। दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है कि केवल पढ़ना, ठीक है, केवल पढ़ना यानी कि लिख कर अभ्यास करके पढ़ना, ठीक है बात है। तो केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा लिखना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। इसका उपाय यही है कि आप केवल पढ़ोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉपी निकालते हैं और निकाल करके क्या करते हैं, उसको पलटना शुरू करते हैं सीधे सीधे। उनको ये नहीं पता होगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इसको पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको अगर ये क्लियर नहीं हो रही है बात तो मेरे संस्था आ जाइए और पूछिए कि सर ये इस चीज़ को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका पढ़ने का क्या उद्देश्य। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बैठा के बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक बात है। तीसरी गलती क्या है, सिर्फ हाईलाइट करते हैं हम, ठीक है। हाईलाइट करने का मतलब है कई लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा पेज ही हाईलाइट कर दे रहे हैं। अरे भाई उसका फ़ायदा क्या होगा। तो हाईलाइट करने की जो टेक्निक मैंने बताई है अन्य मॉड्यूल्स में, उसको जा करके आप देखिए, और बिना एक्टिविटी के रिविज़न मत कीजिए। यानी रिविज़न का तरीका क्या होता है, लोगों का पढ़ लिया उसके बाद बिना देखे फिर दोहरा रहे, पढ़ ले फिर दोहरा रहे। अरे रटना बस नहीं है, उसको दूसरे को समझाइए तो आपको कुछ बातें नई नई क्लियर होंगी, न्यू न्यूरल कनेक्शंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो उपाय क्या है, हाईलाइट के बाद खुद को पहले समझाना है और खुद से पहले ही क्या करना है, प्रश्न भी पूछना है कि क्या ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। हाईलाइट करने के बाद जो मैंने पढ़ा है उससे ये प्रश्न मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये इसका उपाय है। इसके बाद अगली गलती है बिना रिविज़न के नई चीज़ें पढ़ते चले जाना। अब ये बहुत बड़ा दिक्कत है। बिना रिविज़न के आप चीज़ों को पढ़ते चले जाओगे तो क्या होगा, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो रिविज़न को आपके अपने टाइम टेबल में महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, रिविज़न ट्रैकर्स आप बना लीजिए और उसका उपयोग कीजिए, ठीक है। रिविज़न में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 25 मिनट पढ़ने के बाद जो 5 मिनट का गैप होता है, उस गैप के बाद जो अगला सेशन होता है 25 मिनट का, उसमें आप हल्का रिविज़न कर सकते हो, बड़ा उपयोगी रहेगा। हालांकि रिविज़न की तो पूरा मैंने एक मॉड्यूल ही बनाया हुआ है, उसको आप उपयोग कीजिए। इसके बाद फिर देखिए अगली गलती वो है सिर्फ रटने पर निर्भर रहना। ये बड़ा तकलीफ की बात है कि आगे की जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आप बड़ी बड़ी एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे, जैसे आप नीट की तैयारी करोगे, NIT की तैयारी करोगे, आप UPSC PSC की तैयारी करोगे, SSC की तैयारी करोगे, यहाँ पर रटने की कोई विधि काम नहीं आ रही है, यहाँ पर समझ काम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत रटने का महत्व मैं समझता हूँ 10 से 15%, लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा है वो किस में आएगा, वो बिना रटे ही आएगा, ठीक है। इसलिए रटने पर फोकस बहुत ज़्यादा ना करें, बल्कि फाइनमैन तकनीक अपनाएं। फाइनमैन तकनीक का मतलब होता है आप पढ़िए और दूसरे को समझाना शुरू कीजिए, तो आपकी समझ बड़ी विकसित हो जाएगी। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गहराई में जाने के लिए आपको बार बार उनको अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा, जो पढ़ने के तरीके वाले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया है। इसके बाद फिर आते हैं अगला गलती, वो है दिमाग का सक्रिय उपयोग ना करना। दिमाग का सक्रिय उपयोग ना करना, इसका कारण क्या है, क्योंकि एक्टिव लर्निंग हमको नहीं सिखाई जाती, एक्टिव रिकॉल करना नहीं सिखाया जाता और प्रैक्टिस करना नहीं सिखाया जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, दिमाग को बिल्कुल निष्क्रिय तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मैंने क्लास में देखा हुआ है, पढ़ाते टाइम पे कई बच्चे ऐसे बैठते हैं, वो बांस बल्ली लगाना बोलते थे मेरे सर, ऐसे बांस बल्ली लगा के बैठते हैं, तो उनका दिमाग पूरा बंद हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारी रीढ़ की हड्डी अगर वो बहुत झुकी हो तो हमारा दिमाग बंद हो जाएगा।
उसी तरीके से हम पढ़ते टाइम पे 3 4 5 विचार पढ़ रहे हैं, तब ला रहे हैं दिमाग में, तब भी दिमाग बंद हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब जो है वो डीएक्टिव पढ़ाई है। इसका लाभ कभी नहीं होता। एक्टिव पढ़ाई का मतलब होता है कि आपके दिमाग में वो इमेजेस बन रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है, आपके दिमाग में प्रश्न बन रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है, आपके दिमाग में वो घटनाएं आ रही जो कभी ना कभी आपने जो बात बताई थी उससे संबंधित दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ठीक है, तो इस तरह के दिमाग का सही उपयोग कीजिए, पढ़ाई को दिमाग को खोल करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यानी अपने आँख कान नाक सब खोल करके पढ़ाई कीजिए। ठीक, अगला जो गलती है वो आसान टॉपिक्स पर ध्यान देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि हमारी मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि हम क्या करते हैं कि मस्तिष्क हमेशा अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आसान काम की तरफ लगातार ध्यान देता है, और अगर आपने अपने मस्तिष्क को खुली छूट दे दी तो वो आपको आसान काम की तरफ लगातार ले जाएगा, और कठिन काम करने से तो सफलता मिलेगी ना, आसान काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। तो आसान टॉपिक्स पर ही ध्यान देने की जगह आपको क्या करना चाहिए, कठिन टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे मैं लगातार पीएससी वालों को पढ़ाता रहा तो उसमें मुझे बात दिखाई देती है कि बच्चों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो क्या करते हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में उनको मैथ्स और रीजनिंग से बड़ा लगाव है। उन जो 4 घंटे की क्लास में मैथ्स रीजनिंग 4 घंटा भी पढ़ाया जाए तो वो पढ़ लेंगे, ठीक बात है। लेकिन जिनको हिस्ट्री से लगाव है, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, वो लोग बच्चे क्या कहेंगे, सर मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हमको पढ़ाइए, तो उस पर वो उनका रुचि आएगा। ये काम नहीं करना है ना, दोनों चीज़ें हमको आनी चाहिए। हालांकि भारत की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है जो हमको 10वीं क्लास के बाद या तो हमको कहना चाहिए साइंस वाला स्टूडेंट बना देती है, या मैथ्स वाला, या फिर सोशल साइंस वाला। इन्हीं 3 कैटेगरी में हम फंस के रह जाते हैं। लेकिन बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम तीनों तरह की चीज़ों पर काम करना हमको आता हो, ठीक बात है। तो कठिन हिस्से को कठिन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़िए, तो क्या होगा, आप जो है आसान टॉपिक्स पर ही ध्यान लगाने की गलती नहीं करेंगे। अगली जो गलती है वो है अव्यवस्थित नोट्स बनाने की। ठीक है, तो नोट्स को बच्चे क्या करते हैं, बहुत अव्यवस्थित बनाते हैं, यानी रफ कार्य जो है, रफ वाली जो कॉपी, उसी में सारी चीज़ों को लिखते चलते हैं, उसको फेयर करते चले। स्कूली बच्चे तो करते ही करते हैं, कॉलेज बच्चे और प्रतियोगी परीक्षा वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक रफ कॉपी लेते हैं और एक रफ कॉपी में ही सारी चीज़ें ले रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर ये काम करेंगे तो अव्यवस्थित होने के कारण आप एग्ज़ाम के समय सही से नहीं पढ़ पाएंगे, आपको खोजना पड़ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात, आप नोट्स बनाना हो अगर आपको, जो एग्ज़ाम टाइम में काम आए, उसके लिए भी आपको व्यवस्थित होना जरूरी है। इसलिए हर विषय के लिए एक एक कॉपी रखना, या एक कॉपी को ही अलग अलग विषय के लिए अलग अलग भागों में आप बांट लीजिए रफ कॉपी को, और उसके बाद उसको फेयर बनाइए। और फेयर कब बनाना है, जो नोट्स बनाने की विधि मैंने आपको बताया था, उस तरह की विधियों का प्रयोग करके आप नोट्स बनाइए, तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक, दूसरा इसमें क्या करना होगा, कुछ नोट्स की टेक्निक है, मैंने बताया हुआ था, कॉर्नेल टेक्निक बताया, माइंड मैपिंग बताया, चार्ट्स के टेक्निक्स बताएं, उनका उपयोग करके आप नोट्स को बेहतर बनाइए, और नोट जितना अच्छा होगा उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद अगली गलती, बहुत लंबे या बहुत छोटे सत्र रखना। बहुत लोग कई सोचते हैं कि हम दिन भर पढ़ देंगे, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ देंगे। अरे भाई, वो पढ़ोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक दिमाग में नहीं रहेंगी ना, वो समझ निर्मित नहीं करेंगे, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो बहुत लंबा पढ़ना भी अच्छा नहीं है, और बहुत छोटा कि 10 मिनट ही पढ़े और फिर उठ गए, ऐसा भी ना हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे अच्छा जो टाइम क्या है साइंटिफिकली 25 मिनट का टाइम है। 25 मिनट लीजिए, और 25 मिनट से लेकर के पढ़ने के बाद, जिसको प्रोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, 25 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट गैप कीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर गैप करिए, और 10 मिनट भी कर सकते हैं गैप को। इस तरह के आप क्या करिए, 5 से 10 मिनट के गैप में ये एक टाइम टेबल बना लीजिए और सेशन बना लीजिए, उस पर आप पढ़ाई कीजिए। तो 25 मिनट की टेक्निक इसमें काम में आती है। ठीक, इसके बाद फिर अगली गलती है बार बार स्रोत बदलना। ये बहुत बड़ा तकलीफ है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा वालों के साथ तो और ज़्यादा है। एक ही सब्जेक्ट के 5-6 किताबें रखे हुए हैं, और 5-6 किताबों में क्या कर रहे हैं, उसी को वो निकालने में ही परेशान हो रहे हैं, खोजने में ही परेशान हो रहे हैं, कहाँ पर मिलेगा टॉपिक, कहाँ पर मिलेगा, मिल भी जाएगा तो क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं, यही करते रहेंगे। अरे भाई, एक प्रसिद्ध कहावत है कि आप एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़िए। फ़ायदा कैसे होगा, एक पुस्तक लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। आप कहेंगे अपडेट्स आते रहते हैं, मानता हूँ अपडेट्स आते हैं, तो अपडेट्स आते हैं तो क्या करिए, आप पुरानी जो बुक है उसी में अपडेट करिए, नया बुक लीजिए और उसमें क्या अपडेट आया उसको पुरानी बुक में अपडेट कर लीजिए, भले नई बुक को फेंकना पड़ जाए, इन पुरानी बुक मत फेंकना, क्योंकि आपने उसमें हाईलाइट किया होगा, उसमें कुछ नाम लिखे होंगे, कुछ नोट्स लिखे होंगे, कुछ और ने अपडेट किया होगा, याद करने का आपने निमोनिक्स बनाया होगा, पेक सिस्टम आपने बनाया होगा, ये सब तो बेकार चला जाएगा ना। आपका दिमाग जो है यूज टू हो गया है जिसको देखने के लिए बार बार, उसी चीज़ को बार बार देख करके क्या होगा, वो चीज़ों को जल्दी ही याद कर पाएगा, एग्जाम के टाइम में फ़ायदा करेगा।
तो बार बार जो स्रोत बदलना है ये बहुत बड़ी गलती, ये काम मत कीजिए, ठीक है। एक या दो भरोसेमंद स्रोत को चुनिए और उसी से तैयारी कीजिए, ठीक। अगली जो गलती है, बड़े टॉपिक्स को ना तोड़ना। हम क्या करते हैं, बड़े जो टॉपिक है उसको सोचते हैं एक ही बार में पढ़ डालेंगे, नहीं कवर नहीं कर पाएंगे ना आप। तो बड़े टॉपिक्स को क्या कर लीजिए, छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए। जैसे मैंने एक टेक्निक बताया था, इंक्रीमेंटल रीडिंग टेक्निक, उसका आप उपयोग कीजिए। जिससे क्या होगा, टॉपिक्स छोटे छोटे भागों में हो जाएंगे, आप उसको कवर कर पाएंगे। इवन आप पुस्तक भी कर पाएंगे, बड़े मोटे मोटे जो पुस्तक होते हैं वो भी इसी तरीके से पढ़े जाते हैं। इसके बाद फिर आते हैं अगली गलती, तनाव में पढ़ाई करना, ठीक है। अब तनाव बढ़ता क्यों, अत्यधिक तनाव, भाई आपने पहले काम नहीं किया इसलिए तनाव बढ़ रहा है। लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षा वाले एक ही महीना बाद आपको टाइम दे दिया, ठीक बात है। तो टाइम दे दिया और लेकिन फिर भी आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, तब भी क्या होगा, आपके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको कहना चाहिए कि एक तरह का चिंता पकड़ लेगी कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि तनाव में पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। और तनाव को दूर करना है तो थोड़ा माइंडफुलनेस कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा घूमिए, तब फिर उसको पढ़िए। नहीं ज़बरदस्ती पढ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक भी फ़ायदा नहीं। इसके बाद अगली जो गलती है, बैकग्राउंड में शोर में पढ़ाई। हाँ, बहुत लोग को लगते हैं, एक कहावत है, बड़ा चलता है, मुझे सुनने में आता है, लोग क्या कहते हैं, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। अरे भाई, पढ़ने वाले को पढ़ाओ ना, डीजे की आवाज़ के सामने पढ़ के दिखाया मुझे, समझ में आता है मुझे। एक संभव है क्या ये चीज़ें? भाई पढ़ने का सच में एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन होगा, जहाँ पर नहीं होगा नॉइज़, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पक्का आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये बात समझिए, पढ़ाई में पर्यावरण की बड़ी कीमत है। आप साफ जगह पर पढ़ाई करेंगे, उसकी अलग कीमत है। आप एनवायरमेंटल एरिया में, ग्रीन एरिया में पढ़ेंगे, उसका बिल्कुल अलग प्रभाव है। क्लासरूम में पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग प्रभाव है। लाइब्रेरी में बिल्कुल अलग प्रभाव है। तो इस चीज़ को समझिए और उस गलती को मत अपनाइए कि बहुत शोर हो रहा है वहाँ पर हम पढ़ लेंगे, ठीक है, या दिखाने के लिए पढ़ लेंगे, ये मत कीजिए, ठीक है। एनवायरनमेंट का असर बहुत कुछ पड़ता है हमारे दिमाग पर, ठीक है। जैसे मेरी तो आदत ये है कि जब मुझे पढ़ना हो, बहुत कठिन चीज़ पढ़ना हो, तो मैं बहुत डिस्कशन से बचता हूँ कि बहुत डिस्कशन करूँगा तो वो बातें चलने लग जाएंगी मेरे दिमाग में। और सुबह सुबह का जो समय होता है, मैं तो यहाँ तक के करता हूँ कि अगर केवल मुँह धोए और पढ़ने बैठ गए सीधे सीधे, इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे सुबह का समय जो बड़ा कीमती, उसका उपयोग करना है और बहुत सारे दिमाग में तो कचरा आ जाएंगे। चलिए, पढ़ाई संबंधी दूसरी गलतियाँ उसको देखते हैं। जो दूसरी गलतियाँ हमने उसको नाम दिया परीक्षा संबंधी गलतियाँ। तो परीक्षा संबंधी गलतियों में पहली जो बड़ी गलती है वो यही है, आखिरी समय पर पढ़ाई, ठीक है। तो आखिरी समय पर पढ़ाई आएगी कैसे? अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा हो, या जो पढ़ने का पर्टिकुलर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समय मिला हो, उसमें आपने नहीं पढ़ा होगा, तो क्या होगा, आपको आखिरी समय पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ी गलती है, परीक्षा संबंधी गलती, उसी क्या होता है, हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उपाय क्या है कि आपको रोज़ाना छोटे हिस्सों में पढ़ाई करनी है और स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक अपना करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरा आता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग थोड़ा सा लड़कियां तो बढ़िया कर लेती हैं, लेकिन लड़के बिल्कुल मल्टीटास्किंग होते नहीं हैं। तो मल्टीटास्किंग कहने का मतलब हो गया, एक टाइम पर कई काम कर रहे हैं, यानी ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, 7-8 सब्जेक्ट पढ़ जा रहे हैं एक ही टाइम पे। ये नहीं करना है। इससे अच्छा क्या करना है, एक दिन में 2 या 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो क्या होगा, कम मल्टीटास्किंग होगी, ठीक है। या फिर मल्टीटास्किंग का एक अर्थ ये भी है कि आप पढ़ भी रहे हो, म्यूज़िक भी सुन रहे हो। हालांकि कई लोग म्यूज़िक जो कुछ म्यूज़िक हैं वो काम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन सारे म्यूज़िक नहीं आते हैं, तो वो कर रहे हैं, या फिर वीडियो देख रहे हो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अटपटा तरीका है। तो मल्टीटास्किंग से बचिए, एक समय पर एक ही विषय पर फोकस होकर के पढ़िए। और प्रोमोडोर में अगर आप 25 मिनट का टाइम पढ़ रहे हैं, तब तो एक ही सब्जेक्ट पर पूरा ताकत लगा करके पढ़िए। इसके बाद तीसरी गलती है, पढ़ाई की रणनीति का मूल्यांकन ना करना। यानी हम पढ़ रहे हैं, वो हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमको पता ही नहीं है। अब ये कौन बता सकता है? या तो आपका टीचर बता पाएगा, ठीक है, या तो आपके माँ बाप कुछ मात्रा में बता पाएंगे, वो भी ठीक से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सही रणनीति कैसे बनानी है, आपने रणनीति जो भी बनाई उसका मूल्यांकन कैसे करना है, ये समझिए। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा जो भी आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो परीक्षा में आप बेहतर नंबर ला पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, और टेस्ट आप उससे संबंधित टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप नंबर ला पा रहे हो नहीं पा रहे हो। अगर ला पा रहे हो तब तो ठीक है, आपकी रणनीति अच्छी है, उसका मूल्यांकन अच्छा है। लेकिन अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं इतने दिन के पढ़ने के बावजूद भी, तो रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। और अगर आपको रणनीति बनानी नहीं आती तो आप ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ, उसमें आप रणनीति बनाना आपको मैं सिखा दूँगा। इसके बाद फिर देखें अगला वाला गलती है ना, अगली गलती है मैं सब जानता हूँ। ये जो सोच है ये बड़ी तकलीफ वाली है कि मैं सब जानता हूँ, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि सब्जेक्ट पढ़ लिए फिर सोचते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछोगे तो बन ही नहीं रहा।
तो मतलब क्या हुआ, ये जो ईगो है मैं सब जानता हूँ उसको आपको त्यागना है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। जानना पढ़ाई में कभी संतुष्टि लेकर के मत आना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पुराने टॉपिक्स का हमने रिविजन नहीं किया हुआ है लेकिन पढ़ा हुआ है, हमको एक धोखा है कि हमको याद है। या एक धोखा कंपटीशन फील्ड में ये दिखाई देता है कि टीचर ने पढ़ा दिया तो हमको लगता है कि अरे हमारा पूरा हो गया। अरे आपका कैसे पूरा हो गया, टीचर का पूरा हुआ है, आपको केवल समझ मिल गई है उस टॉपिक की, लेकिन अगर आपने उसको ग्रास्प नहीं किया तो एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। बात ये हो गई। तो उसका उपाय क्या, उपाय ये कि नियमित तौर पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है ताकि आपकी कमजोरियां आपको पता चल सके, ठीक है। इसके बाद फिर अगला गलती है बिना समझे स्पीड रीडिंग करना। कई लोगों को देखा है मैंने, बहुत पेज उन्होंने छांट लिया कि 50 पेज आज पढ़ेंगे और 50 पेज कवर करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई उसका भी क्या फ़ायदा, ठीक है। उसको बिल्कुल चबा चबा करके पढ़ना है ना, धीरे 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 उसको पढ़ना है। तो एकदम पेजेस कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। अगली जो गलती है, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस ना समझना, ठीक बात है। अब परीक्षा में अगर लिखने वाला परीक्षा है तब तो आपको याद करना पड़ेगा, मानते हैं, आपको समझना पड़ेगा, मानते हैं। लेकिन अगर आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो उसमें याद करने से ज़्यादा क्या है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना। क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, जितना प्रैक्टिस गलती करोगे उतना याद आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी वो याद आ पाएगा। यानी टेस्ट में आपने टेस्ट दिलाया और गलतियाँ की, और गलतियाँ करने के बाद वो आपको याद रहेगा कि यार ये गलती की है लेकिन आंसर ये है। तो एग्ज़ाम में भी ये होता है कि आपको चीज़ें याद आ जाती है। तो वहाँ पर याद करने से ज़्यादा क्या जरूरी है, प्रैक्टिस है, ठीक। तो आपको पहले एग्ज़ाम का स्वरूप समझ लेना है कि आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव वाला है या मल्टी जो क्वेश्चंस होते हैं वस्तुनिष्ठ वाले वो हैं, उस आधार पर आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात को समझना है सिलेबस को, कि सिलेबस जो भी आप समझ रहे हो उस पर आपको पक्का ध्यान में होना चाहिए कि किस एरिया से, सिलेबस के किस एरिया से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस को आपको समझने में ये भी ध्यान रखना होगा कि सिलेबस में जीके कहा गया है कि जीएस कहा गया है, ये भी अंतर आ जाता है, ठीक बात है। इंट्रोडक्शन लेवल पर कहा गया है, एक्सपर्ट लेवल पर कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, सिलेबस का सही मूल्यांकन कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस को पकड़िए, वेटेज जानिए, पिछले साल के पेपर्स पढ़िए, तो आप क्या कर पाओगे, आप सिलेबस को और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद अगली गलती है खुद को टेस्ट ना करना, खुद को तुर्रम खान समझना, यानी आप आत्म मूल्यांकन कर ही नहीं रहे हैं और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बना करके हम तो कर लेंगे, दिखा देंगे, ठीक बात है, ये नहीं करना है, ठीक है। आत्म मूल्यांकन कीजिए बार बार। वो कैसे होता है, मॉक टेस्ट से, क्विज करके, फ्लैश कार्ड अगर आपने बनाया बार बार फ्लैश कार्ड को चेक कीजिए, आपने जो फ्लैश कार्ड बनाया वो आपके दिमाग में है या नहीं है, ये आपको करना होगा। इसके अलावा पढ़ाई के तरीक़ों को बदलने में हिचक, ये भी एक तरीका है। ये बहुत बड़ा गलती मुझे लगता है, क्योंकि देखो क्या करते हैं बच्चे, जो पढ़ाई का तरीका है, परंपरागत तरीका क्या है, परंपरागत तरीका कि उठाए पुस्तक पढ़ गए, उसको याद कर लिए और जाकर एग्जाम में लिख दिए, ये एक तरीका, इससे ज़्यादा और कोई तरीका पढ़ने में नहीं आता। लेकिन आपने ये अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आपको पता है कि पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका, रिविज़न का तरीका, टाइम टेबल का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इतने डिस्कशन के बाद समझ में आता है कि पढ़ने के जो पुराने परंपरागत तरीके हैं उसको बदलने में कितना तकलीफ़ हो रहा होगा, ठीक बात है। और ना बदलने के कारण हमने आज तक कितने नुकसान झेले हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, पढ़ाई के नई तरीक़ों पर काम कीजिए, प्रोमोडोर तरीका अपनाइए, गेमिफिकेशन तरीका अपनाइए, माइंड मैप्स अपनाइए, फाइनमेंट टेक्निक्स अपनाइए, एक्टिव रिकॉल करिए, ये सब पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आप माता पिता हो चाहे आप बच्चे हो, बार बार आपको कहूँगा पढ़ने की जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसको अपनाइए, पुराने तरीकों को छोड़िए, तो ही आप बहुत कमाल कर पाएंगे। चलिए अन्य गलतियों को देखते हैं। अन्य गलतियों में पहली गलती, मोबाइल और सोशल मीडिया में ध्यान भटकाना। अब ये तो है ही, ये सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक ही है। तो बार बार मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है, वो हमें एक चीज़ को डराता है, वो है फोमो, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब है कोई चीज़ आई और मुझे पता तो नहीं चला, ऐसा कुछ हो गया क्या। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है हम उसको तुरंत खोल करके देखते हैं। और नोटिफिकेशन ज़्यादातर किसका आता है, शॉपिंग वाली वेबसाइट्स का, और फिर सोशल मीडिया का, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनके बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, इनके नोटिफिकेशंस आते हैं। तो इससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। और मोबाइल, पढ़ाई के दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड में रख करके आपको साइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग कीजिए या स्क्रीन टाइमिंग का उपयोग कीजिए। स्क्रीन टाइम कितना आप कब सेट करके रखिए, तो आप क्या कर पाओगे, मोबाइल से दूरी बना पाओगे,
ठीक है। ध्यान रखना, मोबाइल एक ही समय पर क्या कर सकता है, कम से कम वो 150 से 200 विचारों को लगातार वो जन्म दे सकता है। उसका एक रील में इतनी शक्ति होती है, मतलब 30 सेकंड का एक रील होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि 150 से 200 नए विचारों को जन्म दे सकता है। कितना खतरनाक है ये। जितने ज़्यादा विचार हो उतना आप पढ़ाई से दूर होंगे। दूसरी गलती, नींद और ब्रेक की कमी, ठीक है। नींद अगर आप नहीं लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका पढ़ा हुआ है वो नहीं जाएगा, इसलिए नींद बहुत लें। नींद कम से कम 8 घंटे की नींद विशेष तौर पर उसको लीजिए। इसके बाद अगली गलती है समय प्रबंधन की कमी, जिस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं एक मॉड्यूल में। भाई आपको टाइम टेबल बनाकर समय प्रबंधन करना होगा, नहीं तो आप क्या करोगे, अपना जो कीमती समय है वो दूसरों को दे दोगे, आप रिश्तेदारों को दोगे, आप दोस्त यार को दोगे, पड़ोसी को दोगे, उनके काम पर आप समय देने लग जाओगे, अपना समय अपने जीवन के विकास के लिए उपयोग नहीं कर पाओगे। इसके अलावा असफलता और गलतियों से ना सीखना। इतने दिन हो गए आपको पढ़ते, लेकिन आपको समझ में आया होगा पढ़ना भी एक वैज्ञानिक तरीका है पढ़ने का। उन वैज्ञानिक तरीकों को आप अपना करके चलिए, तभी क्या होगा, उन असफलता की गलतियों से आप सीख पाएंगे। जो इतने दिन में आपने किया है उसके कारण आपको असफलता मिली है, इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे और पढ़ने का एक वैज्ञानिक तरीका आप अपनाएंगे। तो साथियों, अभी आपने पूरा किया जय हिंद क्लासेस का मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 6, जिसमें हमने क्या पढ़ा, 2 चीज़ें पढ़ी कि पहला कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल का जादू आपने सीखा। दूसरा चीज़ आपने क्या सीखा, पढ़ाई संबंधी गलतियाँ, ठीक है। इन गलतियों को नहीं दोहराना है, आपने यही सीखा, ठीक है। तो अब ये तकनीकें आपके पास में है, आपने असली कमाल करिए। आप असली कमाल तब होगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अपनाएंगे, दोहराएंगे और दूसरों को सिखाएंगे। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।